मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता में एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि YouTube जो है वो लोगों के पास इंप्रेशन भेजता है, तो लोग थंबनेल से अट्रैक्ट होकर के क्लिक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है तो चले जाते हैं। तो ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान के बारे में गीता में जैसा कहा गया है, तो उसी श्लोक को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि जो हम स्किप करके चले जाते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है ये गीता में बताया गया है। गीता में कहा गया है कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं वो सब ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। तो अब इसका खुलासा करना ज़रूरी है। तो द्रव्य यज्ञ का मतलब ये है कि मानव अपना कल्याण करने के लिए बहुत सारे कार्यों को करता है। जैसे कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं, दान में देते हैं, इससे उनको राहत मिलती है, लेकिन सारे लोग तो दान नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में कुछ ही लोग दान कर पाएंगे। तो दान यानी पैसा एक द्रव्य की तरह है, तो उससे जो कल्याण होगा वो सीमित लोगों का होगा। यज्ञ करते हैं कुछ लोग, उसमें चावल है, दूध, दही, ये सब डाला जाता है, तो उसके ज़रिए भी कल्याण की जो आकांक्षा होती है वो कम ही लोगों की हो पाएगी, क्योंकि कम ही लोग यज्ञ कर पाएंगे। और आजकल तो वैसे भी यज्ञ समाप्ति हो चुका है, लगभग सीमित हो गया है। तो फिर कैसे कल्याण होगा? तो गीता में कहा गया है कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो पहले ज्ञान हमारे मन में प्रकट होता है, कोई ना कोई विचार ही प्रकट होगा, उस विचार के आधार पर ही हम कोई कर्म करेंगे। तो इसलिए पहले ज्ञान होता है, फिर कर्म होता है। अब इसमें एक और बात छुपी हुई है कि अगर उच्च कोटि का ज्ञान होगा तो उच्च कोटि के कर्म करने की संभावना पैदा होगी, और अगर उच्च कोटि का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान सीमित होगा, तो सीमित प्रकार के कर्म करने की ही संभावना बनी रहेगी। तो अगर हम लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, लगातार ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, उसका अपना तरीका हमने ईजाद किया हुआ है और अपनी डायरी में उसको नोट करते चले जा रहे हैं, बीच बीच में दोहरा भी रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर जो है वो ज्ञान शक्ति का जब उदय होगा तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने की मानसिकता पैदा होगी, और जब श्रेष्ठ कर्म करने की मानसिकता पैदा होगी तभी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। तो अगर हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर अच्छे कर्म करने की संभावना भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि अगर उच्च कोटि का ज्ञान नहीं होगा तो उच्च कोटि का कर्म नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि ज्ञान हमारा उच्च कोटि का है लेकिन कर्म उच्च कोटि का नहीं है, और देखने में भी आता है कि लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया होता है लेकिन उनका साधारण व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। तो होता यह है कि ये एक अलग चीज़ है कि हमने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन हमारा व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक संभावना तो पैदा हो जाएगी ना कि उच्च कोटि का ज्ञान है तो उच्च कोटि का कर्म भी कर सकते हैं, और उच्च कोटि के कर्म करने का ही हमें फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वही मिलता है। तो अगर कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, तो ऐसे में हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए ये बात बताई गई है। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो देखने का नहीं कि आप लोग वीडियो देखें, जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो देखें, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि देखने का अंदाज बदल देना चाहिए। अगर हमको देखना ही है तो हम कुछ बातों को देख लें कि हाँ ये चीज़ें हैं, स्किप करके ही उसको देखना है, धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ा के देखना है। तो मेन चीज़ें नोट कर ली जाएँ और फिर उसको डायरी में रख लिया जाए। यहाँ दिल्ली सल्तनत में इतने प्रकार के विभाग थे, उनके इतने प्रकार के अध्यक्ष थे, कम से कम वो तो जानकारी आ जाएगी। और वीडियो आया, थोड़ी देर में देखा, स्किप करके चले गए तो लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ प्राप्त करना जरूरी, क्योंकि दुनिया में आए हुए हैं तो लाभ तो अर्जित करना चाहिए ना, तभी तो फायदा मिलेगा। तो देखिए आगे, दीवाने विजारत दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था है कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत चलती थी, इसके बारे में एक व्यवस्था है। तो दीवाने विजारत की बात आ रही है, इसका कोई हेड होगा, अध्यक्ष होगा, तो वजीर होता था वो। अब वजीर के दो प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं, एक वजीर है तनफीज़ और दूसरा है तफवीद। जो तनफीज़ वजीर होता था इसके अधिकार बहुत सीमित होते थे, जो सुल्तान का आदेश होता था उसी को क्रियान्वित करना इसका काम होता था, अपने विवेक से ये कोई काम नहीं करता था। लेकिन वजीर तफवीद जो होता था इसके पास असीमित अधिकार होते थे, यानी सुल्तान के बिना अनुमति के भी महत्वपूर्ण मामलों पर यह फैसला ले लेता था। तो समझ लेंगे कितना एक इंपॉर्टेंट पद है ये, यानी वजीर तफवीद की स्थिति कैसी है। तो अब सुल्तान के बिना इजाज़त के भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ साथ इसके और बहुत सारे दायित्व भी थे। जैसे राजस्व व्यवस्था है, उसकी देखरेख करने का काम भी वजीर तफवीद का था, क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्रभारी होगा ना ये। जैसे वित्त मंत्री की सिचुएशन होती है तो अर्थव्यवस्था का प्रभारी होता था। खालसा भूमि होती है, राज्य के पास अपनी एक भूमि होती है, उससे राजस्व की वसूली करना भी इसी का काम था। और बहुत सारे राजा कर देने का काम करते थे, उनसे कर वसूल करना भी इसका काम होता था। तो ये हमने देखा कि एक दीवाने विजारत होता था जिसमें दो प्रकार के वजीर होते थे, एक तनफीज़ और तफवीद, और तफवीद के पास बहुत सारे अधिकार होते थे। अब आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट पर। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्योंकि मानी सी बात है कि भू राजस्व से जुड़े हुए मामले भी देखता था तो रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो लेखा परीक्षा अनुभाग जो है इसका संचालन भी करना बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो ऐसे में मुशरिफ़े मुमालिक और मुस्तौफ़िए मुमालिक, ये दो प्रकार के जो अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, ये जो है वो लेखा परीक्षा अनुभाग का संचालन इनके अधीन होता था, यानी ऑडिट करना, रिकॉर्ड रखना इन्हीं का काम होता था। और इनकी सहायता के लिए आमिल है, कारकुन है और मुतसर्रिफ़, ये भी रखे जाते थे, क्योंकि इससे जुड़े जितने भी वित्तीय और मामले हैं तो इनको संभालने का काम इनका होता था। तो एक प्रकार के आप लिपिक कह सकते हैं इनको, जो वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व है इसकी वसूली के लिए दीवाने विजारत में ही एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था, जिसको दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था।
तो अब यह डिपार्टमेंट जब बना दिया तो जो भी बकाया राजस्व आसानी के साथ वसूल लिया जाता था। तो आप देखिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया दीवाने वजारत के बारे में कि 2 प्रकार के वजीर हैं। तो अपना आराम से जो हमने देखा उसको अपना नोट कर लिया नोटपैड में। तो वो जानकारी जब रहेगी तो मन में संस्कार रहेगा, तो फिर उसका लाभ मिलेगा। जो संस्कार होता है ज्ञान का, जब वो ज़्यादा कलेक्ट होता रहता है उसी का लाभ मिलता है। दीवाने अर्ज, मानी बात है कि जो सेना होगी उसकी व्यवस्था करने का काम कोई ना कोई तो करेगा डिपार्टमेंट, तो दीवाने अर्ज करता था। और इसका हेड जो है वो आरिज़ मुमालिक कहलाता था, इसका अध्यक्ष होता था। तो सैनिकों की नियुक्ति करना, उनके वेतन की व्यवस्था, प्रशिक्षण देना, ये सब इसी के अधीन, यानी आरिज़ मुमालिक ही करता था। और जब सैनिक युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए यातायात की व्यवस्था करना, खाद्य सामग्री का इंतजाम करना, ये सभी आरिज़ मुमालिक के ही अधीन होता था। आप देखिए दीवाने इंशा के बारे में। ये डिपार्टमेंट क्या है? शाही सचिवालय है ये। इसका प्रधान भी कोई होगा तो दबीर मुमालिक कहलाता था। यह विभाग शाही घोषणाओं एवं पत्रों का हाथ से लिखा हुआ प्रारूप तैयार करता था। जो शाही घोषणाएं हो रही हैं उसका एक प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, पत्र, और वो प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा जाएगा। तो इसलिए दबीर मुमालिक जो होता था वो प्रशासनिक अधिकारियों से, विभिन्न विभागों के जो अधिकारी उनसे संपर्क इसका होता था। इस विभाग में कई प्रकार के दबीर जो है या सचिव होते थे। सुल्तान का जो खास दबीर होता था उसको दबीर खास कहा जाता था। और मानी सी बात है कि इसी दीवाने इंशा के पास जो है वो सुल्तान की मोहर भी होती थी, क्योंकि विभिन्न विभागों के साथ संपर्क किया जा रहा है तो मोहर लगानी पड़ेगी सुल्तान की, तो मोहर होती थी। इस विभाग का काम बहुत गोपनीय होता था। अब देखिए चौथा डिपार्टमेंट है दीवाने रिसालत। इसके बारे में अलग अलग मत मिलता है। IH कुरैशी जो है वो कहते हैं कि धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ विभाग था ये, और सदर इसका अध्यक्ष होता था। हबीबुल्लाह कहते हैं कि यह विदेश मंत्रालय के समक्ष था ये, और ये विभाग पड़ोसी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था और विदेशों को जाने वाले तथा देश में आने वाले जो राजदूत होते हैं उनसे जो है वो संपर्क रखता था। यह डिपार्टमेंट दीवाने रिसालत। अब दीवाने बरीद के बारे में देखिए। यह गुप्तचर विभाग का जो है वो प्रमुख, यानी ये डिपार्टमेंट जो है वो गुप्तचर विभाग से जुड़ा हुआ था, और इसका अध्यक्ष बरीदे मुमालिक कहलाता था। राज्य के सभी प्रमुख समाचारों का मानी बात है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको अलग अलग प्रकार के बरीद हैं वो सूचनाएं जो हैं वो बरीदे मुमालिक के पास भेजते थे, और फिर बरीदे मुमालिक सुल्तान को सारी सूचनाएं प्रदान करने का काम करता था। तो देखिए अब आते हैं दीवाने कज़ा के बारे में। ये डिपार्टमेंट जो है वो न्याय से जुड़ा हुआ है, यानी न्याय से जुड़ा होता था, न्याय विभाग। इसका अध्यक्ष काज़ी मुमालिक कहलाता था, और कभी कभी इसके अध्यक्ष ऐसे लोग भी होते थे जिनको शेख उल इस्लाम की उपाधि मिली होती थी, या उनको सदरे जहां कहा जाता था। और अगर मान लिए कोई ताकतवर अभियुक्त हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो ताकतवर होते हैं जिन पे अभियोग लगा हुआ है और वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं न्यायालय में, तो फिर ऐसे लोगों को उपस्थित करने का काम अमीरदाद का होता था। ये उन लोगों को न्यायालय में लाने का काम करता था जो प्रभावशाली लोग हैं। ये जो काज़ी मुमालिक हैं यही जो है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे, यानी स्वतंत्रता मिली हुई थी काजी को कि वो न्यायालय में जो भी अधिकारी या कर्मचारी न्याय विभाग में हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी था। अब देखिए आते हैं अमीर हाजिब के बारे में। दरबार के शिष्टाचार को मेंटेन करने का काम इसी डिपार्टमेंट का था, अमीर हाजिब का। इसका जो प्रधान है वो देखिए बारबक कहलाया गया है, बारबक कहते थे। सुल्तान तक मानी बात है कि दरबार के शिष्टाचार को मेंटेन करने का काम है, तो सुल्तान तक अगर कोई पहुंचेगा तो वो बारबक की अनुमति से ही जा सकता था, क्योंकि बारबक सुल्तान के बहुत निकट होते थे, इसलिए ख़ास लोगों को ही अपॉइंट किया जाता था, हर आदमी को नहीं। परिवार के, ख़ानदान के लोग वो या तो बारबक के तौर पर नियुक्त होते थे या बहुत विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया जाता था। और दरबार के अंदर अमीरों का क्योंकि गुट होता है, प्रतिद्वंदिता होती है, तो ये पद जो है यानी अमीर हाजिब जो डिपार्टमेंट था उसमें जो बारबक का पद है, तो ये दरबार के प्रतिद्वंदी गुटों के लिए झगड़े का कारण भी बना हुआ था, क्योंकि हर गुट चाहता था कि हमारे किसी ख़ास को बारबक के पद पर अपॉइंट किया जाए, सुल्तान के करीब रहने की वजह से। अब आते हैं वकील दर के बारे में। देखिए व्यक्तिगत प्रबंधक होता था, ये ख़ास चीज़ जाननी चाहिए, यानी जो सुल्तान है उनका व्यक्तिगत प्रबंधक होता था ये। मुग़ल काल में मीर सामा जो हैं वो वकील दर
का ही मतलब कार्य करते थे उसी हिसाब से। तो वकील दर का पद भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुल्तान का व्यक्तिगत प्रबंधक है, करीब है, तो लोग अप्रोच करते होंगे वकील दर के पास अपनी बात रखने के लिए कि सुल्तान तक हमारी बात पहुंच जाए। अब देखिए एक आता है दीवाने रियासत, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने का काम जो है वो बहुत ज़रूरी था, तभी कोई व्यवस्था सफल हो पाएगी। तो दीवाने रियासत का डिपार्टमेंट बनाया गया था। अब इसमें कई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, जैसे शहना हैं, मुन्ही हैं और बरीद यानी गुप्तचर, इसमें नियुक्त किए गए थे। सुल्तान की मृत्यु के बाद यानी अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई थी तो यह दीवाने रियासत का जो डिपार्टमेंट है ये प्रभावहीन हो गया था। अब देखिए दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए इस विभाग की स्थापना किया था। एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब देखिए दीवाने बंदगान, क्योंकि दासों को रखने की व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत में, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच चुकी थी। और इतने दास हैं तो उनको प्रशिक्षित करने का काम, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करने का काम भी ज़रूरी हो गया था। तो ये पहले दीवाने वजारत के कंट्रोल में ये सब दास काम करते थे। बाद में क्या किया गया कि दीवाने बंदगान के नाम से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में ये एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो ये डिपार्टमेंट दीवाने बंदगान जो है वो दासों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करके शाही कारखाने तथा अन्य स्थानों पर सेवा में नियुक्त करने का काम इस विभाग का था। क्योंकि दासों को जब प्रशिक्षित किया जाएगा, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उनको शाही कारखानों में नियुक्त किया जा सकता है, उसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए दीवाने खैरात, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसमें पैसे की ज़रूरत है, तो ये दीवाने खैरात जो डिपार्टमेंट है पैसा देने का काम करेगा। ज़रूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराने का काम इसी डिपार्टमेंट का था। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। अब देखिए दीवाने इमारात हैं, मस्जिद बनवाना, मकबरे बनवाना, भवन बनाना, बांध बनवाना, ये सब काम दीवाने इमारात के अंतर्गत ही किए जाते थे। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये लोक निर्माण विभाग है। ये तो नगर बनने हैं, भवन बनने हैं, मदरसे बनने हैं, मकबरे बनने हैं, मस्जिद बननी है, बांध है, नहर है आदि का निर्माण, ये सब दीवाने इमारात के तहत होता था। और इसमें बहुत सारे शहना जो है वो नियुक्त किए गए थे। इसका अध्यक्ष मीरे इमारात कहलाता था। अब देखिए शाही कारखाने भी हैं। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में शाही कारखानों की संख्या बढ़ कर के 36 हो गई थी। अब जो शाही कारखाने हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, रातबी और गैर रातबी। रातबी कारखानों का अनुदान निश्चित था एकदम, यानी उनको जो पैसा मिलता था वो फिक्स था, उसमें तब्दीली नहीं की जाती थी। अब सरे जानदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। डिपार्टमेंट नहीं, एक पद है। ये डिपार्टमेंट का तो वर्णन हो गया है। अब ये सुल्तान की मानी बात है कि हिफाजत करना इम्पोर्टेंट है, तो ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। बहुत सारे अंगरक्षक होंगे, मानी सी बात है। तो शाही आदेश सबसे पहले मानी सी बात है कि इसी के पास पहुंचेगा, तो ये इम्पोर्टेंट पद है बहुत। अमीर आखूर देखिए अश्व सेना का अधीक्षक होता था। ये पद भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अमीर मजलिस, सुल्तान की सभाओं का प्रबंधन करने का काम इसका होता था, अमीर मजलिस का। अमीर शिकार है, सुल्तान शिकार करने के लिए जा रहे हैं तो सारी व्यवस्था करना अमीर शिकार के तहत ही संपन्न किया जाता था। अब आते हैं हम प्रांतीय शासन यानी प्रशासन के ऊपर। सल्तनत को मानी सी बात है कि अनेक प्रांतों में बांटा जाएगा, हर प्रांत के अंदर एक कोई ना कोई प्रभारी होगा। तो विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जिसे विलायत कहते थे। और प्रांतों की संख्या मानी सी बात है घटती बढ़ती रहेगी। कभी सीमा का विस्तार हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता जा रहा है तो प्रांत बढ़ रहे हैं, और अगर क्षेत्र कम हो रहे हैं तो प्रांतों की संख्या भी कम होगी। तो प्रांत का कोई प्रभारी भी होगा तो उसको वली कहते थे या मुक्ता कहा जाता था। और यह प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि होगा, यानी जैसी शक्ति सुल्तान को है वैसी ही वली या मुक्ता को मिलेगी। और वली का काम क्या है कि भूराजस्व की वसूली,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों से हो रही है। तो इस वसूली का काम भी देखने का काम होगा वली का। इसको कार्यकारी एवं न्यायिक शक्ति भी प्राप्त थी वली को या मुक्ता को। प्रांत में राजस्व के लेखन के लिए ख्वाजा अथवा साहिबे दीवान की नियुक्ति की जाती थी। प्रांत के अंदर राजस्व का लेखा जो है करना है, फिर केंद्र को भेजना है, तो उसके लिए अलग से एक अधिकारी ख्वाजा की नियुक्ति की गई थी अथवा साहिबे दीवान कहा जाता था। सारा रिकॉर्ड केंद्र को ये लोग भेज देते थे। तो ये हमने देख लिया कि प्रांतीय शासन में प्रांतों को जो है वो विलायत में, मतलब जो प्रांत होते थे उनको विलायत कहा जाता था, और विलायत का प्रभारी वली या मुक्ता कहलाता था। और इनके काम भी देख लिया, बानी बानी को कार्यकारी और न्यायिक शक्ति भी मिलेगी, भू राजस्व की वसूली का काम भी ये देखते थे, और प्रांत के अंदर राजस्व के लेखन के लिए अलग से एक अधिकारी ख्वाजा अथवा साहिबे दीवान की नियुक्ति की गई थी। अब देखिए शिक प्रशासन आते हैं विलायत के बाद। प्रांत को शिकों में विभाजित किया गया था। लोधी काल में शिक के स्थान पर सरकार शब्द आने गया, मतलब शिक के जगह पर सरकार शब्द का प्रचलन होने लगा। शिक का शासन मानी बात कोई ना कोई चलाएगा, तो शिकदार चलाता था। प्रांतों को शिकों के अलावा एकताओं में भी विभाजित किया गया था। निश्चिक के साथ साथ एकता में विभाजित किया गया था, और एकता का प्रशासन एकतादार होता था। यानी शिक में भी विभाजित किया गया था और एकता में भी विभाजित किया गया था प्रांतों को। तो वहाँ पर शिकदार होता था शिक में, और एकता में एकतादार होता था, और ये सब प्रांत के तहत होते थे। प्रांत का डिवीज़न किया गया था शिक में या एकता में। और भूराजस्व देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भूराजस्व की वसूली करना और शांति व्यवस्था उसको बनाए रखना, इसका कार्य होता था एकतादार का या शिकदार का। और एकतादारों की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण ये सब सुल्तान के द्वारा हो रहा है। वह सुल्तान द्वारा ही अपदस्थ यानी हटाया भी जा सकता था। तो शिकदार को, एकतादार को हटाने का काम सुल्तान के द्वारा किया जाता था। अब आते हैं देखिए परगना के ऊपर आते हैं हम। शिक के नीचे, मतलब ये परगना इकाई शिक के नीचे होती थी। हमने देखा कि प्रांतों को विलायत में बांटा गया है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो प्रांत हैं उनको शिक में बांटा गया है, शिकदार है, एकता है, एकतादार है। अब जो आगे डिवीज़न किया गया वो परगना में, यानी शिक के नीचे परगना इकाई होती थी। इसका प्रमुख चौधरी होता था। फिर देखिए राजस्व की वसूली आ रही है, अधिकारियों की मदद करता था। ये शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रमुख कर्तव्य था इसका। अब आते देखिए नीचे ग्राम शासन के बारे में। परगना ग्रामों में विभाजित रहता था। यहाँ का शासन मुखिया या मुकद्दम इसके द्वारा चलाया जाता था। ग्राम प्रशासन में पंचायत का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। साधारण विवाद इसी के तहत निपटाए जाते थे। तो ये हमने देखा दिल्ली प्रशासन यानी दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जब व्यवस्था होती है तभी कोई राज्य चल पाता है, बिना व्यवस्था के तो चलेगा नहीं। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपके लिए किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बारे में कंसाइज नोट्स आपके बारे में आपको मतलब पेश किया जाएगा, जिससे फ़ायदा मिलेगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। तो आप सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।